गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स ऑफ इंडिया। आज हम लोग संस्कृत सिलेबस जो है पेपर 2 आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए, उसके लिए संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। कल कुछ थ्योरी जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य के इतिहास से था। तो कुछ सिद्धांत थे, वो सिद्धांत डिस्कस कर चुके थे। आज उससे आगे का चैप्टर करना है, ठीक है। तो आगे का जो क्लास है उसमें होगा संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। इसमें हम पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा का उद्भव कैसे हुआ और आगे का विकास, मतलब उसका जो इवोल्यूशन पीरियड था संस्कृत का, वो कैसे हुआ, ठीक है। आपको पता होगा कि इसमें से क्वेश्चन आप लोग के जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव्स आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को क्या करना है, जो एमसीक्यू फॉर्मेट है उसमें प्रैक्टिस करना है। तो इस चैप्टर से आप लोग के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैं इसका डिटेल डिस्कशन कर रही हूँ। तो इसमें आपको पढ़ना है क्या है, संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। संस्कृत भाषा यूरोपीय अथवा भारत जर्मनी परिवार की प्रमुख भाषाओं में है। ये यूरोपीय अथवा भारत जर्मनीय परिवार की प्रमुख भाषाओं में है। इसकी भाषाई इतिहास का प्रारंभ इसके प्राचीनतम रूप ऋग्वेद से ही मानना होगा। तो इसके भाषाई इतिहास का प्रारंभ मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से मानना है, इसको ऋग्वेद से ही मानना होगा। अवेस्ता और हित्ती भाषाओं के दो ऐसे रूप हैं जो कि ऋग्वेद से काफी बाद होने पर भी वैदिक भाषा के प्रागैतिक रूपों की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इसमें कहा गया है कि आपका जो अवेस्ता और हित्ती है, भाषाओं के दो ऐसे रूप हैं जो कि ऋग्वेद से काफी बाद होने पर भी वैदिक भाषा से प्रावैदिक रूपों की झांकी प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये जो है ये ऋग्वेद पीरियड से बहुत बाद में आया, फिर भी इसका जो भाषा है, इसका जो लैंग्वेज है, किससे ये रिलेट कर रहा, प्रावैदिक रूपों की झांकी प्रस्तुत कर रही, किसमें, अवेस्ता और हित्ती में, ठीक है। संस्कृत आर्यों की भाषा थी। आर्य का मूल निवास भारत ही है। संस्कृत किसकी भाषा थी, आर्यों की भाषा थी, और आर्यों का जो मूल निवास क्या है, भारत है। इस बात से पश्चिमी देश, इस बात को कौन नहीं मानता, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व को सभ्य और शिक्षित करने के ठेकेदार सिर्फ मिस्र, यूनान और आदि देश ही हो सकते हैं। वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कंट्रीज, वो लोग को लगता है कि आर्य की जो भाषा है वो संस्कृत नहीं थी, क्योंकि उनको लगता है कि जो सिविलाइजेशन प्रोसेस चला है, सिविलाइजेशन पीरियड चला है, उसको मेनली किसने किया है, इजिप्शियन, यूनान जो है, सिर्फ इजिप्ट और यूनान नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारोपीय भाषा वैज्ञानिक संस्कृत के उस मूल रूप की स्थिति एशिया या यूरोप में जहां मानने की बात कहें, किंतु संस्कृत से भाषा के जिस रूप का बोध होता है उसका जन्म एवं पोषण भारत की इसी भूमि पर हुआ था। भारोपीय वैज्ञानिक संस्कृत के उस मूल रूप की स्थिति एशिया या यूरोप में, चाहे जहां मानने की बात करें, आप एशिया में माने या यूरोप में माने, किंतु संस्कृत से भाषा की जिस रूप का बोध होता है उसका जन्म एवं पोषण भारत की इसी भूमि पर हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि संस्कृत अगर आया है तो वो भारत से ही आया है, चाहे आप उसको एशिया की कंट्रीज माने या कुछ मान ले, लेकिन इसका जो उद्भव है और विकास है ये कहाँ पर हुआ है, इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। सौभाग्य की बात है कि संस्कृत विश्व की एक ऐसी पुरातन भाषा है जिसके साहित्य भंडार में विश्व की प्राचीनतम लिखित सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी साहित्यिक भगीरथी का प्रवाह कई हजार वर्षों से निर्वंचित रूप से प्रवहमान रहा है। ये सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए, क्योंकि संस्कृत विश्व की एक ऐसी पुरातन भाषा है। ये क्या है, एक पुरातन भाषा है जिसके साहित्य का भंडार, इसका जो लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं तो ये ज्यादातर आपको इंडिया से ही मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, चाहे आप कालिदास का पढ़ें, भारवी का पढ़ें, जिसका भी पढ़े, दांडी का पढ़े, उद्भट, जिसका भी पढ़ेंगे, आपको उसमें इंडिया का कल्चर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको वेस्टर्न कल्चर
का डिफाइन या डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कहाँ का मिलेगा? इंडिया का ही मिलेगा। उस समय वहाँ का कल्चर, इंडिया का कल्चर क्या था, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या था, जोग्राफिकल कंडीशन क्या था, या फिर इंडिया का उस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, या किस राजा का पीरियड चल रहा था, ये सब चीज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादातर चीज इंडियन ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि फॉरेनर का मिल रहा है या जर्मनी या यूएसए या कनाडा कहीं का मिल रहा है। ये सारा डिटेल जो है इंडिया का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी पुरातन भाषा है जिसके साहित्य भंडार में विश्व की प्राचीनतम लिखित सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी साहित्यिक भगीरथी का प्रवाह कई हजार वर्षों से निर्वंचित रूप से प्रवाहमान रहा है। मतलब कई हजार वर्षों से ये चला आ रहा है और इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं देखा गया। यद्यपि उसके भाषिक विकास की प्रक्रिया अवश्य ही आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक बिंदु पर आकर स्थित सी हो गई थी। मतलब कि 2500 वर्ष पूर्व एक बिंदु पर आकर स्थित हो गई थी। ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं कि तब से चला आ रहा है। यद्यपि उसके भाषिक विकास की, जो उसका भाषिक विकास है, मतलब जो इवोल्यूशन लैंग्वेज का होता है, यद्यपि उसके भाषिक विकास की प्रक्रिया अवश्य आज से लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व, 2500, ठीक है, 2500 पूर्व एक बिंदु पर आकर स्थित हो गई थी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय तक जो भी राजा थे या उनके काल में जो भी लेखक और उपन्यासकार जो भी थे, तो उसके बाद से नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारा चेंजेस आता रहा इंडिया में, तो उसी समय को एक स्थिर माना गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के उपरांत हमें, अब ऋग्वैदिक काल का आता है, ऋग्वैदिक काल के उपरांत हमें इसके विकास के विभिन्न स्तरों के अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। जब वैदिक काल चल रहा था उसके बाद लैटर वैदिक पीरियड में जब हम पढ़ेंगे, वैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उसमें एंशिएंट इंडिया का जो वैदिक पीरियड है या ऋग्वैदिक पीरियड है वो भी आप हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़े होंगे, तो उसमें ये सब डिटेल उसमें भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हैं तभी आपको संस्कृत का ये हिस्ट्री ऑफ या भाषा का इतिहास पढ़ने को मिल रहा। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आप ये सब चीज देख सकते हैं। ऋग्वैदिक काल के उपरांत हमें इसके विकास से विभिन्न स्तरों के अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मंत्रों की भाषा, संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, ब्राह्मणों तथा सूत्रों एवं उपनिषदों की भाषा, किस किस की भाषा? ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मंत्रों की भाषा, संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा, ब्राह्मणों तथा सूत्रों एवं उपनिषदों की भाषा, उपनिषद तथा महाकाव्यों की भाषा की पारस्परिक तुलना करने पर, ये सब की जब हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो संस्कृत में एक जीवित भाषा में कालक्रम से होने वाले परिवर्तनों के समान उल्लेख परिवर्तित घटित हो रहे थे। तो ये सब चीज को जब आप पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए क्या आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो आप ऋग्वेद अथर्ववेद की जो मंत्रों की भाषा है, किस मंत्र में लिखे गए हैं, उस समय के जो संहिताएं थे, संहिता या ब्राह्मण ग्रंथों की जो भाषा थी, ब्राह्मणों तथा सूत्रों एवं उपनिषदों की भाषा, उपनिषदों तथा महाकाव्यों की भाषा, जब आप इन सब का कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप उसको पढ़कर कंपेयर करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि संस्कृत में एक जीवित भाषा के कालक्रम से होने वाले परिवर्तनों के समान उल्लेख परिवर्तन घटित हो रहे थे। मतलब जो चेंजेस आता रहा था उस समय से, वो सारा चेंजेस आपको दिख रहा था। ठीक है, अगर आप उसको डीपली पढ़ते हैं तो ये सब चीज आप देख के समझ पाएंगे कि कैसे भाषा का विकास हो रहा था। और भाषा का विकास मीन्स हम लोग यहाँ पे संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा के विकास स्तर को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। इसका जो इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट जो हुआ है संस्कृत भाषा का, उसको हम लोग 3 स्तर पर देख सकते हैं। तो वो 3 स्तर क्या है? वैदिक, उत्तर वैदिक और लौकिक। वैदिक, उत्तर वैदिक और लौकिक। वैदिक में क्या आ जाता है? वैदिक के अंतर्गत संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा को उत्तर वैदिक में आरण्यक, उपनिषदों एवं सूत्र साहित्यों की भाषा को रखा जा सकता है।
आपके सिलेबस में आपको ये दिया हुआ है, आपको आरण्यक भी पढ़ना है। जो आपका वैदिक साहित्य है उसमें आपको वेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद ये सारा चीज पढ़ना है। और जो वेदांग है उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये सब डिटेल में पढ़ना ही है। तो जब वो सब डिटेल में पढ़ना ही है तो यहीं पर उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा के विकास में 3 स्तरों पर देखा गया। क्या क्या स्तर था? वैदिक, उत्तर वैदिक और लौकिक। वैदिक के अंतर्गत संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा को, उत्तर वैदिक में आरण्यकों और उपनिषद एवं सूत्रों की साहित्यों की भाषा को रखा जा सकता है। तो वैदिक में कौन कौन से आ जाते हैं? जो उस समय ब्राह्मण संहिता था वो, और उत्तर वैदिक में जो है जो आरण्यक, उपनिषद एवं सूत्र साहित्य जो थे वो किस में आ जाते हैं? वैदिक में आ जाते हैं। उसके बाद भी साहित्यिक एवं शास्त्रीय भाषा को लौकिक के अंतर्गत रखा जा सकता है। जो साहित्यिक भाषा और शास्त्रीय भाषा थे वो किस में आते हैं? लौकिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये देखना है कि लौकिक भाषा कौन सी थी, वैदिक, उत्तर वैदिक। तो उस समय जो वैदिक हम लोग जब पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उसमें लैटर वैदिक, उत्तर वैदिक, लैटर वैदिक को उत्तर वैदिक बोलेंगे। उत्तर वैदिक हुआ, वैदिक हुआ और लौकिक हुआ। तो वो चीज आपको उसमें भी पढ़ना है। जब आप आर्ट एंड कल्चर जो यूपीएससी के सिलेबस में है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, उसमें पढ़ेंगे तो ये सारा चीज आपको डीपली पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में देना है, तो उतने डिटेल में एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आपको डिटेल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो आप गेस वर्क, तुक्का लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको डिटेल में उस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आपके सिलेबस में दिया है। और इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, आपने ऐसे टिक लगा दिया तो आंसर आपका नेगेटिव गलत हो जाएगा। तो ये सब चैप्टर का क्वेश्चन आप तभी आंसर कीजिए जब आपने इसका डिटेल स्टडी कर रखा है। ऊपर के जो 3 चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसके लिए वैसे पता नहीं मटेरियल मार्केट में अब तक आया है या नहीं आया है, लेकिन ये जो 3 चैप्टर है, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य और वेदांग, जो 4 पोर्शन है। ग्रामर तो खैर अवेलेबल होगा ही 10th किसी भी स्कूल का, किसी बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, किसी का भी आप बुक लेकर पढ़ सकते हैं। आइदर आप यूपी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, तो आप उससे ग्रामर पोर्शन तो कवर कर सकते हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस में पहले का जो 4 चैप्टर है, उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर के बाद आपका वही है, शब्द रूप, धातु रूप है, और लिटरेचर जो है आपको जो डिटेल दिया है, कालिदास, उत्तरामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब जो पढ़ना है। तो ऊपर के जो 4 चैप्टर है उसको आपको क्या करना है? डिटेल में स्टडी करना है। डिटेल में स्टडी आप करेंगे तभी उसमें आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है? लौकिक साहित्य का, इसके बाद साहित्यिक एवं शास्त्रीय भाषा को लौकिक साहित्य के अंदर रखा जा सकता है। लौकिक साहित्य ग्रंथ क्या है? रामायण है। रामायण काल से लेकर वर्तमान समय तक संस्कृत का विकास हो रहा है। रामायण काल से, जब से रामायण की रचना हुई और अभी तक जो वर्तमान समय, कंटेम्प्रेरी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस समय से क्या हो रहा है? संस्कृत का विकास हो रहा है। इस प्रकार संस्कृत भाषा रूपी गंगा को वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक पहुंचाने में अनेक मार्गों का अनुकरण करना पड़ा है। मतलब कि जब से रामायण जो लौकिक साहित्य का ग्रंथ क्या है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लौकिक साहित्य का ग्रंथ कौन सा है, या फिर रामायण किस साहित्य के अंतर्गत आता है। तो आपसे ये देकर पूछा गया कि तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस है या वाल्मीकि वाला रामायण है, ये देकर भी पूछा जा सकता है। तो लौकिक साहित्य ग्रंथ रामायण जो है, उस समय से लेके अभी तक का जो टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें क्या है, हम लोग मान सकते हैं कि संस्कृत साहित्य का इतिहास चल रहा है। अब हम लोग तो ये डेली बेसिस पे पढ़ नहीं रहे, लेकिन डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। जो संस्कृत में रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से बता पाएंगे इस बात को कि क्या क्या धीरे धीरे जो है विकास या डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे इस बात को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन से कर सकते हैं कि पहले क्या था, आप मतलब टेलीकम्युनिकेशन को ले लीजिए, कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ह्यूमन बींग्स के पास पहले क्या था, बहुत कम था। अर्ली लाइफ में आप अगर पहले के प्री हिस्ट्री के एज में जाते हैं तो पहले, कल आपने पढ़ा कि कैसे सांकेतिक भाषा थी, इंगित सिद्धांत था या श्रम ध्वनि सिद्धांत था। तो वो सब क्या है, ये सब धीरे धीरे इवोल्यूशन होके यहाँ तक आया। जैसे आपने प्रतीक सिद्धांत पढ़ा, तो आप प्रतीक सिद्धांत को देखिए, आप आज भी ये चीज आप यूज में ला रहे हैं।
प्रतीक मतलब सिंबॉलिक, जैसे आप सोशल मीडिया पे चैट करते हैं तो उसमें आप सिंबल्स इमोजी यूज करते हैं, तो ये एक एग्जांपल प्रतीक सिद्धांत का ही है। तो जो चीज हम लोग पढ़े हैं या जो इवोल्यूशन हो रहा उसको अप्लाइड फॉर्मेट में पढ़ना है, चाहे वो संगीत सिद्धांत हो, इंगित सिद्धांत हो, प्रतीक सिद्धांत हो, आवेग सिद्धांत हो, या जो कल आप श्रम ध्वनि सिद्धांत पढ़े, दिव्योत्पत्ति सिद्धांत पढ़े, ये किसी ना किसी तरीके से अभी भी आप उसका यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी भी चीज का इवोल्यूशन या डेवलपमेंट होना बंद हो गया। वो अभी तक के टाइम पीरियड में इवोल्यूशन का जो स्टेज है वो चल ही रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले जावा मैन थे, निंडरथल थे, होमोसैपियंस में डेवलप हुआ, तो होमोसैपियंस जो पीपल थे उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, चेंजेस आए। इसको हम लोग मोड ऑफ कम्युनिकेशन या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि पहले आपस में इशारे में बात करते थे, या फिर म्यूजिक था, या कोई भी मोड ऑफ कंडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। तो अभी भी हम लोग का वो मोड जो है कंटिन्यू ही है। वो जो हम लोग एक काल से, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में गए, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो चलता ही रहा, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया। धीरे धीरे उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट आया, जैसे कि आप उस समय से आए तो उस समय इशारे में बात करते थे या कुछ सिंबॉलिक था उनका। उसके बाद जब आप बिफोर इंडिपेंडेंस जब अंग्रेज आक्रमण किए, तो उसके बाद जैसे पोस्ट ऑफिस का टाइम आया, लेटर का आया, टेलीग्राम का टाइम आया, तो उस समय भी जैसे कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो लोग एक दूसरे को, जो फ्रीडम फाइटर्स लोग जो थे, दोनों जो कांटेक्ट करते थे तो तार लिखकर करते थे, या कोई ऐसा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो सके, जैसे रक्षाबंधन हुआ या बैसाखी या जितने भी फेस्टिवल थे, तो जहां बहुत सारे लोग का भीड़ हो पाता था तो उसको जैसे कि मास कम्युनिकेशन हुआ। तो ऐसे इस तरीके से मास को फॉलो करना था, मतलब अपना अपना जो आप जो बोल रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन दूसरों तक फैलाने के लिए आप मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते थे। तो उसमें डेवलपमेंट अभी तक चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि लेटर आ गया, मतलब वो इंडियन पोस्टल सिस्टम आया तो बाकी सब बंद हो गया, वैसा नहीं, वो चलता आ रहा है। अभी भी आप लोग आंख के इशारे से बात कर लेते हैं, हैंड मूवमेंट होता है, या किसी को आप कोई इशारा करना चाह रहे तो आप अपने लैंग्वेज से सामने वाले को समझा देते हैं। तो वो जो हम लोग कल जो सिद्धांत थ्योरी सब पढ़े वो अभी भी यूज में आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया। तो सेम यहाँ पे यही बात कहने का यही मतलब है कि इस प्रकार से संस्कृत भाषा रूपी गंगा भी वैदिक काल से लेकर अभी के वर्तमान काल तक पहुंचने में अनेक मार्गों का अनुकरण करना पड़ा है। मतलब तब से लेके अभी तक बहुत सारे चेंजेस आया है और वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे पहले सब एक दूसरे से मिलते थे, बहुत सारा बात होता था, लेकिन अब क्या है, अभी आपके हाथ में मोबाइल है तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो बहुत है, लेकिन आपके पास बात ही नहीं है करने को। कैसे बात करेंगे, क्योंकि आप अपने आप में अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो आप किसी से कैसे बात करेंगे। बात करने का वे, मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत है, बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब आपका क्या है कि आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को सोशल मीडिया पे बोलते हैं, लेकिन जब 10 लोग बैठे हुए तब आप वो बात को बोल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है वो सब चीज के लिए। तो किसी भी भाषा का क्या है, इवोल्यूशन तो हो ही रहा है। अब क्या है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आप हर तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन जहां पहले आप 2-3 घंटे आराम से किसी से बात करते थे, या एक फैमिली गेट टुगेदर होता था वहां सबसे एक साथ बात करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, स्टेटस अपडेट कर देते हैं, एक पिक अपलोड कर देते हैं एफबी पे, या आप इंस्टाग्राम पे कहीं पे अपलोड कर देते हैं, क्योंकि सबको दिखाना है। ये नहीं है कि आप उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को 10 लोगों को दिखा के उनके अंदर ईर्ष्या का भाव ला रहे हैं कि वो और जले। तो ये चीज है, ये इवोल्यूशन चलता आ रहा है। मे बी अभी ये चल रहा है, आफ्टर 2050 कुछ और मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो भाषा का विकास जो है, ये इवोल्यूशन पीरियड जो क्या है, टेम्पररी नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि ह्यूमन लाइफ है या जब तक कि प्लानिट है। ये चीज चलता रहेगा, हर चीज जो भी चीज है उसका डेवलपमेंट चलता रहता है, कहीं भी आके स्टैग्नेंट नहीं होता है कि एक पीरियड पे आके रुक गया, वो कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा। आगे के टाइम में मे भी ऐसा आ जाए कि रोबोट आ जाए, ह्यूमन बींग, जैसे अभी अलेक्सा है, अलेक्सा को बोलते हैं कि अलेक्सा ऐसे करो वैसे करो, तब रोबोटिक फॉर्म में सब कुछ होगा, आपको कुछ करना ही नहीं होगा, आप बैठे रहिए अपने जगह पे, सब कुछ आपके ही 10 क्लोन बना दिए जाएंगे, आप ही खाना खा रहे, आप ही सब कुछ कर रहे। तो क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं इस तरीके से, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे कल्चर हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो आपका इवोल्यूशन चलता ही रहेगा। उसी सेम है लैंग्वेज का।
आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, या ये तो यहाँ पे हम लोग संस्कृत डिस्कशन कर रहे हैं, उसी तरीके से सभी लैंग्वेज, चाहे मैंडरिन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में जितने लैंग्वेजेस सब में कोई ना कोई चेंजेस आ रहा है। हम लोग को अभी इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि हम लोगों ने लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत रखा है। जिन लोगों ने बांग्ला, उर्दू, असमिया और सॉरी असमिया नहीं, जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज में है, खोटा, कुडुक, कुरमाली, तो उन सब में भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि किस तरीके से भाषा का विकास हो रहा है और वो कैसे अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, तो अगर आपसे इसका क्वेश्चन आता है कि संस्कृत भाषा के विकास स्तर को कितने स्तरों पर देखा जा सकता है, तो कितने स्तर होते हैं? वैदिक, उत्तर वैदिक और लौकिक। तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लौकिक साहित्य का जो है, लौकिक साहित्य को हम लोग कब से माने हैं? जब रामायण ग्रंथ का रचना हुआ। तो रामायण काल से लेकर वर्तमान समय तक संस्कृत का विकास हो ही रहा है। संस्कृत का विकास हो रहा है, मे बी हम लोग यूज नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं पे लोग हैं जो रिसर्च स्कॉलर है वो आपको डिटेल बता सकते हैं कि कब तक से कैसा कितना कितना चेंजेस आ चुका है। तो हम लोग को अभी तक इतना ही जानना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका भारोपीय परिवार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि भारोपीय परिवार में कैसे लैंग्वेज का, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, भाषा का विकास किस तरीके से हुआ। भारतीय यूरोपीय से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की सामान्य रूपरेखा। ये जो है भारतीय यूरोपीय, भारोपीय जो हम लोग बोलते हैं, तो भारोपीय मीन्स क्या होता है? अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो भारतीय यूरोपीय से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की सामान्य रूपरेखा। विश्व भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद किए गए। कितने भेद किए गए? 18 भेद किए गए। इन 18 भाषा परिवारों को 4 भूखंडों में बांटा गया है। कितने भूखंड में बांटा गया है? 4 भूखंड में। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार विश्व के वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे 18 भेद माने गए हैं और इन 18 भाषा परिवारों को 4 भूखंडों में बांटा गया है। तो वो 4 भूखंड क्या क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कहीं से मैटर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके 25 सेट्स दिए हुए हैं। जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए अनाउंसमेंट है कि ऑलरेडी आपको 25 सेट्स, एक सेट में 40 क्वेश्चन, दैट मीन्स 25 इंटू 40,000 क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं। अगर आप चाहें तो आपका इससे बहुत क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा, जो कि आपके पूरे सिलेबस को टच करता है। विथ एक्सप्लेनेशन आपको 1000 क्वेश्चन दिए जा चुके हैं। तो आप वो क्वेश्चन को पढ़िए, रिवीजन आप जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपका थॉरो रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस चीज को कंटिन्यू देखिए। ऐसा नहीं कि आपने पहला सेट देख लिया तो उसको छोड़ दिया। आपके एग्जाम से बिफोर 10 to 20 डेज आप इसको देख के बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका जितना भी सिलेबस का पोर्शन है वो सारा उसमें कवर किया। या अगर धातु रूप है तो वो भी एक्सप्लेन किया गया है, कोई लकार है, वचन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो सारे चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उस चीज को देखिए। लाइक कमेंट करने के लिए आप फ्री हैं, आप उस लिंक को दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। तो ये सब चीज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको वो जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। साथ साथ आपका इसमें झारखंड करंट का भी 15 to 16 सेट्स बन चुके हैं, जिसमें आपको सारा करंट अफेयर डिस्कशन किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके साथ 15 सेट्स आपके 15 to 20 सेट्स हैं पेपर 3 के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको पेपर वन तो क्वालिफाइंग है हिंदी इंग्लिश का, पेपर 2 में आपको अच्छा स्कोर करना है, प्लस जो पेपर 3 है वो तभी चेक होगा आपका जब आप ये दोनों पेपर को अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। तो पेपर 3 में आपका जो भी सिलेबस है, जीएस है, साइंस है, कंप्यूटर है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, झारखंड स्पेशल है, उसके पूरे 150 क्वेश्चन का सेट बना हुआ है। हर सेट में 150 क्वेश्चन से आप उसको देख के रिवीजन कर सकते हैं और उसमें टाइम सेट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए 15 सेट्स दिए हुए हैं। आप हर सेट का लिंक दिया हुआ, आप चैनल पे जाके लिंक ओपन करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उसको लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन का आप पूछ भी सकते हैं कि आपको किसी पोर्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि विश्व की भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के अनुसार 18 भेद माने गए हैं। तो कौन कौन से 18 भेद है? इन 18 भाषा परिवारों को 4 भूखंडों में बांटा गया है। पहला है यूरेशिया,
तो यूरेशिया हम लोग इसको बोलते हैं, यूरोप और एशियन। आप अगर वर्ल्ड मैप देखते हैं तो यूरोप और एशिया का जो कॉमन बाउंड्री है तो वो सारा वहां पे जो कंट्रीज है वो लोग क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। भूखंड कितने हैं वहां पे, 10 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीका भूखंड, उसमें 3 है। प्रशांत महासागरीय भूखंड, उसमें क्या है, 4 है। तो देखिए आपको कैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारा कुछ फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृत है तो आप सिर्फ संस्कृत ही पढ़ रहे हैं, उसको आपको उस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबसे रिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी भूखंड। तो अमेरिकी भूखंड में कितना है, 1 है। यूरेशिया में भूखंड कितना था, 10। अफ्रीका भूखंड में 3, प्रशांत महासागरीय भूखंड में 4 और अमेरिका के भूखंड में 1, ठीक है। तो ये 18 भाषा परिवारों को 4 भूखंड में बांटा गया था। ये 4 भूखंड थे आपके। नेक्स्ट है यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत ही भारोपीय परिवार की गणना की जाती है। जो आपका पहला भूखंड था, तो यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत ही भारोपीय परिवार की गणना की जाती है। विश्व के भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार का सबसे अधिक महत्व है। इसमें जो विश्व का जो भाषा परिवार है उसमें जो भारोपीय परिवार है, मतलब भारत और यूरोप का जो परिवार है उसका बहुत ज्यादा सर्वाधिक महत्व है। इसके मुख्य कारण निम्न है। क्यों ये महत्वपूर्ण है, तो इसके कुछ कारण होंगे। किसी भी कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट होता है तो कोई ना कोई उसमें ऐसा बात है तभी तो इंपॉर्टेंट होगा ना वो। तो इसके मुख्य कारण है। मुख्य कारण इसके क्या है, मुख्य कारण है इसके, इस परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इस परिवार की जो भाषा है उसको जो बोलते हैं उसमें क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा अधिक है। नेक्स्ट है प्राय सारे विश्व में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती है। प्राय विश्व में क्या है, इसी परिवार की भाषा बोली जाती है। इस परिवार के लोग सभ्यता और संस्कृति में विश्व में सबसे अग्रणी हैं। जो भारोपीय परिवार के लोग हैं इसमें सभ्यता और संस्कृति में, मतलब ये लोग मोस्ट कल्चर्ड पीपल है, इनका कल्चर बहुत अच्छा है, विश्व में सबसे अग्रगणी है। भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र के अभ्युदय का सर्वाधिक श्रेय इसी परिवार को है। भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र के अभ्युदय का श्रेय सर्वाधिक इसी परिवार को, मतलब भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र के अभ्युदय में से इसमें जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किन लोगों ने किया, भारोपीय परिवार के लोगों ने ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट बता रहा है कि भारोपीय भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान भाषा शास्त्र के अभ्युदय का सर्वाधिक श्रेय इसी परिवार को है। संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच में सर्वाधिक भाषा शास्त्रीय चिंतन हुआ है। तो किस किस में सर्वाधिक चिंतन हुआ है, संस्कृत में, अंग्रेजी में, जर्मन में और फ्रेंच में सर्वाधिक भाषा का शास्त्रीय चिंतन हुआ है। तो ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसमें सर्वाधिक चिंतन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म कैसे हुआ है, भारोपीय परिवार की विभिन्न भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन जब हम लोग कंपेयर किए हैं से ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये सब था कि भारोपीय परिवार को इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता, उसका रीजन आपको पढ़ना था। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट है आपका भारोपीय परिवार के प्रमुख 4 नाम। भारोपीय परिवार के प्रमुख 4 नाम कौन कौन से हैं, वो 4 नाम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। भारोपीय परिवार के प्रमुख 4 नाम क्या है, इंडो जर्मनिक या भारतीय जर्मनिक परिवार, इंडो जर्मनिक या भारतीय जर्मनिक परिवार। उसके बाद आता है आर्य परिवार। नेक्स्ट है भारोपीय परिवार। यह नाम सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वानों ने दिया। भारोपीय परिवार का नाम किसने दिया है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फ्रेंच विद्वानों ने दिया है। तो इसको किसने बोला है, फ्रेंच विद्वानों ने बोला है। नेक्स्ट है भारत हिती परिवार। तो ये जो 4 है ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रमुख नाम है भारोपीय परिवार के, इंडो जर्मनिक या भारत जर्मनिक परिवार, आर्य परिवार, भारोपीय परिवार और भारत हिती परिवार, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है जो उसमें आ जाइए,
भारत हित्ती परिवार। अब भारत हित्ती परिवार में कौन कौन सा आएगा? ये जो चार है, चार का डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। तो भारोपीय परिवार की भाषा है। अब जो चार है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग को पढ़ना है। तो भारोपीय परिवार की शाखाएं क्या है? इस परिवार में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक फैली हुई भाषाओं का संग्रह है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक है वो आपको पढ़ना है। इस परिवार में भारतवर्ष से लेकर यूरोप तक, जो भारतवर्ष इंडिया के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां का जो लैंग्वेज है उसका संग्रह है। इस परिवार में 10 शाखाएं हैं। अब इस परिवार के जो 10 शाखाएं हैं वो आपको देखना है कौन कौन सा है। पहला है भारत ईरानी, जिसको आर्य बोलते हैं। नेक्स्ट है बाल्टो स्वालिक, जो भारोपीय शब्द जो भारत यूरोपीय का मूल रूप है, यह इंडो यूरोपियन अनुवाद है। इस परिवार में भारत से लेकर यूरोप तक की भाषा फैली हुई, आपको बता चुके हैं। और इसमें जो अब 10 शाखाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। 10 क्या है? पहला था भारत ईरानी, जिसको इंडो ईरानियन या आर्यन बोलते हैं। नेक्स्ट है बाल्टो स्वालिक, उसके बाद है आर्मेनियन। नेक्स्ट नंबर 4 अल्बानी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ग्रीक के बाद आता है केल्टिक के बाद है जर्मनिक के बाद है इटैलिक के बाद है हिटाइट, नाम है इसका हिटाइट के बाद है तोखारी। क्या है? तोखारी। तो ये 10 शाखाएं थी। 10 शाखाएं में क्या था? इंडो आर्यन, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनियन, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटैलिक, हिटाइट और तोखारी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आपको जो परिवार थे उसके जो 10 थे वो शाखाएं आपको याद करनी है। नेक्स्ट है भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में विभक्त किया जाता है? ध्वनि के आधार पर 2 भागों में। तो ये आपको याद रखना है कि भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला क्या है? केंटुम, और दूसरा है शतम। केंटुम और शतम। तो अब देखिए केंटुम और शतम किसको बोलते हैं? भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, केंटुम और शतम। इस विभाजन का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर अस्कोली। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि ये जो डिवीजन है ये किसने किया है? प्रोफेसर अस्कोली को है। ठीक है। सभी भारोपीय परिवारों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 4 परिवार शतम वर्ग में आते हैं और शेष 6 परिवार केंटुम वर्ग में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम 4, जो पहले का 4 आता है उसको शतम के वर्ग में आता है, और जो शेष 6 जो 6 बच गया है वो केंटुम के वर्ग में आता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा जा सकता है शतम एंड केंटुम को लेके। 100 के लिए मूल भारोपीय शब्द कोटम माना जाता है। जो 100 है, 100 के लिए मूल भारोपीय भाषा का शब्द क्या है? कोटम माना गया है। अब कुछ शब्द है, जैसे आपको मूल भारोपीय शब्द और कोटम में क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि शतम शब्द है, शतम सर्व केंटुम वर्ग, इसी में संस्कृत किस में आता है? शतम में आता है। तो इसमें डिवीजन किया गया है कि मूल भारोपीय शब्द और कोटम शब्द में कौन कौन सा है। शतम वर्ग है, संस्कृत शतम में आता है, अवेस्ता शतम में आता है, फारसी किस में आता है? सद में आएगा, हिंदी 100, रूसी 100, लिथुआनियन का क्या है? रिस्तजाम। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है केंटुम वर्ग। तो जो शतम वर्ग में कौन कौन सा आ गया? संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी और लिथुआनियन। केंटुम शतम में केंटुम वर्ग, लैटिन केंटुम, ग्रीक हेक्टोन, केल्टिक केत, तोखारी कंद, गाथिक हुंड, जर्मन हुंडड, फ्रेंच सेंट और इटालियन केंतो।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए आप, भारोपीय परिवार की विशेषता। अब भारोपीय परिवार में क्या विशेषता वो आपको देखना है। रचना की दृष्टि से भारोपीय परिवार श्लिष्ट योगात्मक है, श्लिष्ट और योगात्मक है। इस परिवार की मूल भाषाएं, भारोपीय परिवार की मूल भाषाएं क्या है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि संयोगात्मक थी, परंतु इनसे विकसित आधुनिक भाषा है, इससे जो विकसित हुआ है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है, कौन कौन सा है? हिंदी, अंग्रेजी आदि वियोगात्मक हो गई है। हिंदी और अंग्रेजी क्या हो गई? वियोगात्मक हो गई है, और जो पहले थी वो संयोगात्मक थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारोपीय भाषाओं की धातुएं प्रायः एकाक्षर थी। जो भारोपीय परिवार की भाषाएं की जो धातु थी, जो क्रिया थी, वो क्या थी? एक अक्षर की थी, ओनली वन वर्ड जो होता है, एक अक्षर। इन भाषाओं में संस्कृत प्रत्यय के दो प्रकार थे। इन भाषाओं में संस्कृत के जो प्रत्यय थे वो दो प्रकार के थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हम लोग को प्रत्यय पढ़ना है। तो कृत प्रत्यय कौन थे? जो सीधे धातु से जोड़े जाते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? कृत प्रत्यय। जो सीधे धातु से जोड़े जाते थे, इन्हें प्राइमरी सफिक्स कहते थे, जैसे भू और त, भूत हो गया। और तद्धित क्या थे? ये शब्दों से जुड़ते थे। तद्धित जो था शब्द से जुड़ता था। कित जो है आपका कृदंत जो है, कृदंत जो है सीधे धातु से जुड़ता था, और जो तद्धित है वो शब्द से जुड़ता था। तो तद्धित को सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं और कृत को प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। ठीक है, शब्द या धातु से पद बनाने के लिए दो प्रकार से प्रत्यय रखते थे। जो प्रत्यय लगता था वो दो प्रकार से लगता था। शब्द या धातु से पद, मतलब एक जो धातु है या एक जो शब्द है, उससे अगर हम लोग पद बनाते थे तो उसके लिए दो प्रकार के प्रत्यय लगते थे। पहला क्या था? सुप शब्दों से, केस इंडिकेटिंग सफिक्स, और दूसरा था तिंग वर्बल सफिक्स, धातुओं से। ये हम लोग पढ़ते हैं सुबंत और तिदंत के रूप में। पदों का ही वाक्य में प्रयोग होता है। जो पद बने उससे हम लोग क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। मतलब पहले क्या बना? वर्ण आया, अक्षर आया, वर्ण अक्षर के बाद प्रत्यय लग के शब्द में लगा, शब्द से पद बना, पद से वाक्य बनेगा। तो इसी तरीके से भाषा का विकास हो रहा है। पदों को समस्त कर वृहत पद बनाने की प्रवृत्ति मूल भारोपीय भाषा में ही थी। पदों का ही वाक्य में जो प्रयोग करता था वो किसमें आया? ये चेंजेस भारोपीय भाषा में ही थी। पदों को समस्त कर वृहत पद बनाने की प्रवृत्ति मूल रूप से भारोपीय भाषा में ही थी। वह भारोपीय परिवार में रही और ये इसी में ही रहा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। नेक्स्ट है आपका, मूल भारोपीय भाषा से उदात्त स्वर के कारण स्वर भेद गुण वृद्धि दीर्घ होता है। जो आप संधि पढ़ते हैं तो संधि में जो भेद पढ़ेंगे, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तो ये किस में आता है? मूल भारोपीय भाषा में उदात्त स्वर के कारण। आप उदात्त स्वर लास्ट अगर आप कुछ सेट देखेंगे तो उसमें ये सारा डिस्कशन किया गया है कि किसको बोला जाता है। तो मूल भारोपीय भाषा में उदात्त स्वर के कारण स्वर भेद गुण वृद्धि दीर्घ होता था। भारोपीय भाषा में मूल प्रत्ययों का लोप हो गया और स्वर परिवर्तन से ही अर्थ परिवर्तन का काम लिया जाने लगा। तो ये आपका इवोल्यूशन कैसे हो रहा? भारोपीय भाषाओं में मूल प्रत्ययों का लोप हो गया और स्वर परिवर्तन से ही अर्थ परिवर्तन का काम लिया जाने लगा। अंग्रेजी धातुओं में ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और संस्कृत में देव, दैव, विधि, वैद, कुमार, कौमार। तो कैसे चेंजेस होने लगा? जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो टेंस का V1, V2, V3 पढ़ते हैं, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हुआ। और संस्कृत में देव, दैव, विधि, वेद, वैद, कुमार। तो विधि से वैद हो गया, देव से दैव, विधि से वैद, कुमार से कौमार। तो इसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश में भी ये सारा चेंजेस आया। ठीक है, भारोपीय भाषा में प्रत्ययों की अधिकता है। मूल भाषा से पृथक होकर अनेक भाषाएं विकसित हुई। तो भारोपीय भाषा में ही प्रत्यय आपको मिलेंगे और मूल भाषा से पृथक होकर अनेक भाषाएं विकसित हुई। तो हिंदी कैसे आया? अभी हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत ही सब भाषा की जननी है। तो संस्कृत से ही आगे का भाषा का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है,
तो जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने आप को बहुत लकी समझिए कि आप लोग जिनसे और भाषा निकली है उसी को मेन आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको इसका अच्छा नॉलेज भी है। नेक्स्ट आता है आर्य और भारत ईरानी शाखा। विश्व भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार का सबसे अधिक महत्व रहा है। विश्व भाषा परिवार में जितने भी वर्ल्ड के लैंग्वेज है उसमें भारोपीय भाषा परिवारों का सबसे अधिक महत्व है। क्यों महत्व है? भारोपीय परिवार में भी आर्य परिवार का, आर्य शाखा का सर्वाधिक महत्व है। भारोपीय परिवार में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? आर्य परिवार। आर्य परिवार या आर्य शाखा का सर्वाधिक महत्व रहा है। ठीक है। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद अपने शुद्ध और प्राचीनतम रूप में संस्कृत में उपलब्ध है। विश्व का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हम लोग किसको मानते हैं? ऋग्वेद को मानते हैं। वो अपने प्राचीनतम रूप में संस्कृत में उपलब्ध है और कोई भाषा में नहीं। किस में आप पढ़ेंगे ऋग्वेद को? संस्कृत में। आगे मतलब आप ट्रांसलेट किए हो या जो भी किए हो, लेकिन पहला जो है संस्कृत भाषा में ही है। समस्त वैदिक साहित्य इसी शाखा में प्राप्त होते हैं। जितने भी वैदिक साहित्य किस भाषा में मिलते हैं? संस्कृत में ही मिलते हैं। तो जिसको संस्कृत अगर नहीं आता है तो वो उसको ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, लेकिन जो संस्कृत पढ़ने में आपको मजा आएगा वो अदर ट्रांसलेशन, जैसे कोई आप मूवी देखते हैं तो उसको उस भाषा में देखिए और बाद में डब्ड करके देखिए, तो वो जो इंजॉयमेंट है वो नहीं रहता है। ठीक है। पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता भी इसी शाखा में प्राप्त है। जो पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता, एजेंड अवेस्ता, वो भी आपको किस में मिलेगा? इसी लैंग्वेज में मिलेगा। नेक्स्ट, मूल भारोपीय भाषा की प्राचीन ध्वनियों के निर्धारण में संस्कृत और अवेस्ता का असाधारण योगदान रहा है। जो मूल भाषा है, मूल भारोपीय भाषा की प्राचीन ध्वनि जो है, जो हम लोग ध्वनि पढ़ते हैं, अक्षर वर्ण पढ़ते हैं, उसके निर्धारण में संस्कृत और जेंड अवेस्ता का जो लैंग्वेज अवेस्ता का असाधारण योग है, मतलब आउटस्टैंडिंग उन लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो और किसी भाषा का नहीं है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का सर्वांगीण इतिहास संस्कृत और अवेस्ता भाषा के साहित्य से प्राप्त होता है। विश्व का प्राचीनतम संस्कृति, वर्ल्ड कल्चर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड कल्चर जो कल्चर और सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सर्वांगीण संस्कृत का इतिहास है और अवेस्ता, संस्कृत और अवेस्ता भाषा के साहित्य से प्राप्त होता है। जब आप ये साहित्य पढ़ेंगे, संस्कृत का साहित्य पढ़ेंगे, तो आपको वर्ल्ड का कल्चर, वर्ल्ड का हेरिटेज इससे मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? संस्कृत और अवेस्ता भाषा के साहित्य, इसका जो आप लिटरेचर पोर्शन पढ़ेंगे उसी से प्राप्त होता है। भाषा शास्त्र को ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान और मौलिक आधार संस्कृत से ही प्राप्त होता है। तो जो भाषा शास्त्र है, भाषा शास्त्र को ध्वनि विज्ञान, जो हम लोग अक्षर पढ़ना शुरू करते हैं उसी को कहा जाता है ध्वनि। ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान, मतलब कोई भी हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अक्षर पढ़ते हैं, अल्फाबेट पढ़ते हैं। तो जो अल्फाबेट है ध्वनि का विज्ञान है। ध्वनि, उसके बाद धीरे धीरे दो ध्वनि अक्षर मिलके शब्द बनता है, शब्द से आगे पद बनता है, पद के आगे वाक्य बनता है, फिर वाक्य के बाद गद्यांश या पद्यांश बनेगा। तो इसका मौलिक आधार कहाँ से प्राप्त होता है? संस्कृत से ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो आज आप लोग को ये इसमें संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास में इतना ही पढ़ना था। एक ही दिन ज्यादा पढ़ लेंगे तो आप लोग बोर होकर छोड़ देंगे। तो कुछ कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या आपको और इम्पोर्टेंट पढ़ना है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों का बीपीएससी है उन लोग के लिए बीपीएससी करंट इंग्लिश में चल रहा है, जिसमें कि आपका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अफेयर्स कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।